नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। इन्होंने इस पाठ में अपने जो साथ की जो औरतें हैं, जैसे अपनी नानी है, अपनी माँ है, अपनी दादी है, अपनी बहनें हैं, उन सब का जो है वर्णन किया है इसमें भी। उनका स्वभाव कैसा था, कैसी उनका जो शारीरिक ढांचा, उनका रहन सहन, पहनावा, जो है इस तरह से उन्होंने वर्णन किया हुआ है इस पाठ में। तो ये एक संस्मरण भी है, और संस्मरण मैं पहले भी बताती आ रही हूँ तुम्हें कि संस्मरण क्या होता है। जो हमारे जो पीछे की जो यादें होती हैं उनको लिखना ही संस्मरण होता है। तो इस पाठ में जो मृदुला गर्ग है, उन्होंने जो है अपने जो परिवार के बारे में बताया है कि जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे उस काम को किया जा सकता है, परंपरा से हट करके। एक परंपरागत एक जो रीति चली आ रही है उससे हटकर उस काम को कैसे कर सकते हैं, ये भी इस बात में जो है लेखिका ने वर्णन किया है। तो हम इस पाठ का सार करेंगे। लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें एक संस्मरण है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर, लीक का मतलब होता है परंपरा से हटकर, परंपरा से हटकर कैसे जिया जा सकता है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, क्योंकि लेखिका की माँ की शादी से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वे एक अनपढ़ पारंपरिक पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। जो उनकी नानी है वो पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। और नाना जी शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए विलायत चले गए, विदेश चले गए थे। वहाँ से लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। जैसे उस समय जो है अंग्रेजी शासन था, और वो अंग्रेज़ों की तरह ही जो है रहने लगे, उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगे। उनका रहने का ढंग अलग था, लेकिन जो उनकी नानी थी उनके रहन सहन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी नानी जो है अपनी ज़िंदगी से, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से ही जो है अपना जीवन बसर करती थी, और कभी भी उसने अपनी पसंद नापसंद अपने उसके जो नाना जी यानी लेखिका के नाना जी के सामने कभी प्रकट नहीं किया। कम उम्र में ही मौत को निकट देखकर उन्हें अपनी 15 वर्षीय पुत्री की विवाह की चिंता हुई। यानी 15 वर्षीय पुत्री कौन है? लेखिका की माँ। उनकी विवाह की चिंता हो गई तो नाना जी से उनके स्वतंत्रता सेनानी दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलने की बात कही। नाना जी ने भी वक्त की नजाकत को समझकर, यानी जैसे उन्होंने समझा कि भाई इनका जो समय है वो नज़दीक आ रहा है, यानी ये मृत्यु के करीब हैं, तो उस बात को समझा और प्यारेलाल जी को शीघ्र ही उन्होंने बुला लिया और नानी जी से मिलवाया। नानी जी ने उनसे वचन लिया कि वे मेरी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र विचारों की थी। उन्होंने नाना जी की जीवन शैली में कोई दखल अंदाजी नहीं की। भाई वो अपने विचारों से जीती थी, वो जो है स्वतंत्रता प्रेमी थी और भारतीय चीज़ों को ही वो पसंद करती थी। तभी तो उन्होंने, जब उनका मृत्यु का समय निकट आया, तो उन्होंने ये बोला कि जो मेरी बेटी है उनकी शादी किसी अंग्रेजी फरमाबरदार से ना करवा करके किसी भारतीय सेनानी से करवाई जाए। तो लेखिका की नानी की मृत्यु के बाद उसकी माँ का विवाह एक ऐसे शिक्षित व होनहार लड़के से हुआ जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। वह खानदानी अमीर नहीं था, अतः माँ ने विवशतावश गांधी जी के सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपना लिया। क्योंकि जो उनकी माँ है वो बड़ी ही दुबली पतली, शरीर की कमज़ोर थी, और जो विवशता से मजबूरी में ही उन्होंने जो है सादा जीवन और उच्च विचार अपनाया था, क्योंकि वो तो अपने पिता की तरह ही रहती थी। तो वह शरीर की दुबली पतली थी। अशिक्षिता की शर्मिंदगी से बचने के लिए वह रात रात भर पढ़ती रहती थी। कई बार तो लेखिका की दादी उन पर ताने मारती थी। लेखिका की माँ का अपने परिवार पर पूरा प्रभाव था। लेखिका ने इसके 2 कारण बताए हैं। लेखिका की माँ जो है कोई काम वगैरह भी नहीं करते थे, और सारा दिन जो है वो बैठे ही रहते थे, बच्चों को भी संभालते थे। फिर भी
पूरा परिवार उनकी बातों को मानता था। अब क्यों मानता था, लेखिका ने इसके कारण बताए हैं। अन्य भारतीयों की तरह उनके ससुराल वाले भी अंग्रेजों से अत्यधिक प्रभावित थे। साथ ही समधी पक्के साहब माने जाते थे। लड़का चाहे आज़ादी का दीवाना हो, चाहे उसे पूरी शोहरत मिल रही हो, फिर भी घर में तो अंग्रेजों के परम भक्त ससुर का ही दबदबा रहता था। ऐसे एक सिरफिरे स्वतंत्रता के क्रांतिकारी लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपना एक रोमांचक कथा के समान है। दूसरा कारण माँ का अपना व्यक्तित्व था। उनकी सुंदरता, नजाकत, गैर दुनियादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता। मतलब वो किसी की निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, ईमानदार भी थी, निष्पक्ष भी थी। जो कुछ कहना है वो सामने से कह देती थी। और किसी की जो बात है, मतलब कोई किसी ने उसको बात कह दी तो वो बात अंदर ही रखते थे, किसी और को नहीं कहते थे। उनके व्यक्तित्व में एक जादुई प्रभाव था। वे घर में सामान्य कामकाज करती थी, किंतु प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह अवश्य ली जाती थी और उसे माना भी जाता था। घर में कोई भी कार्य करना हुआ तो लेखिका की माँ की राय ज़रूर लेते थे, और अगर वो जो राय देती थी वो जो है मान्य होती थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ की तरह नहीं पाया। जैसे भारतीय माँ होती हैं, घर में काम करती हैं, अपने बच्चों को लाड़ प्यार करती हैं, खाना खिलाती हैं, एक अच्छी पत्नी जो है होती है, आदर्श बहू होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कभी अपने बच्चों को लाड़ प्यार नहीं किया, ना खाना पकाया, ना ही अच्छी पत्नी, ना ही बहू होने की शिक्षा दी। घर के कामों में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका अधिक से अधिक समय किताबें पढ़ने में बीतता था। उन पर और उनके कार्यों पर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता था। कोई भी उनको कुछ कहता नहीं था, क्योंकि पता था भी करना कुछ है ही नहीं। अपितु उनमें सभी की अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था उनके ऊपर। लेखिका कहती है कि मुझे इसके दो कारण नजर आते हैं। एक तो वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा वह एक गोपनीयता को दूसरे पर जाहिर नहीं करती। मतलब किसी ने एक बात कह दी तो वो उसके अंदर ही रखते थे, बताते नहीं थे, और झूठ भी नहीं बोलते थे। इस कारण उन्हें घर वालों का आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली। माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। उनके छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजीत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी। निजीत्व मतलब जो जिसकी मर्जी है वो कार्य कर सकता है। मतलब ऐसी छूट थी उनके घर में। ये कोई किसी के ऊपर थोपा नहीं गया भी तूने ये काम करना है, तूने ये करना है, पढ़ाई में तूने आगे ये पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं था, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता था। लेखिका की परदादी को भी परंपरागत तरीके से हटकर जीवन जीने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी बहू के पहला बच्चा लड़की हो। उसने अपनी इस मन्नत को गोपनीय नहीं रखा, अपितु सरेआम इसका ऐलान भी कर दिया था। लोग यह सुनकर हैरान रह गए। इसकी वजह यह भी नहीं थी कि इनके खानदान में कोई कई पीढ़ियों से कन्या ना जन्मी हो। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का परमात्मा के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। भगवान ने भी परदादी की इच्छा पूरी कर दी और उनके घर में एक नहीं, 2 नहीं, अपितु 5 कन्याओं का जन्म हुआ। अब इसमें भाई दादी का परमात्मा के साथ सीधा तार होना मतलब जो दादी ने मन्नत मांग ली वो समझो पूरी होनी ही होनी है। लोगों को ऐसा विश्वास था, और विश्वास पूरा भी हुआ कि उनके घर में 1, 2 नहीं बल्कि 5-5 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ये भी जो है एक लीक से हटकर चलने वाली, उनकी दादी भी लीक से हटकर यानी परंपरा से हट कर के चलने वाली। क्योंकि जो सभी जो समाज है, आम लोग हैं, वो पहला जो लड़के की मन्नत मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की के लिए मन्नत मांगी गई। और ऐसा नहीं था कि उनके घर में पहले से ही लड़की ना हो। तो लेखिका की बुआ भी थी और बुआ दादी भी थी, तो जो है इस तरह से वो लीक से हटकर चलती थी उनकी परदादी भी। लेखिका की परदादी के संबंध में एक और घटना भी है। हवेली के सभी पुरुष बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा कर रही थी, नाच गान चल रहा था। तभी इस शोर शराबे के बीच चोर हवेली में घुस गया। नाच गाने के शोर से बचने के लिए परदादी अपने कमरे में न सोकर दूसरे कमरे में सो गई। बेचारा चोर भी उसी कमरे में जा पहुंचा। उसके दबे पांव की आहट से ही परदादी की नींद खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, जी मैं। उन्होंने लोटा टटोल कर देखा तो लोटा खाली था।
पुनः कहा पानी पिला। चोर घबरा गया। चोर ने पुनः घबरा कर कहा कि मैं चोर हूँ। घबराहट के कारण चोर सच कह गया। तब उन्होंने कहा तुम जो भी हो, प्यासे को पानी पिलाओ। भी चोर घबरा कर लोटा उठाकर चल दिया। सावधानी पूर्वक कुएं से पानी भरकर लाया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे तो चोरी कर या चाहे तो खेती कर। चोर बेचारा अपनी चोरी का धंधा छोड़ करके खेती के काम में लग गया। तो इस तरह से इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई कोई प्यार से किसी को कैसे बदल सकता है, प्रश्न है इसमें, और उसका यही आंसर है कि अगर भी दादी ने उस चोर को कैसे किसान बना दिया, तो उसका जो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहीं से बनता है। आगे है 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का जश्न मना रहा था। लेखिका भी इंडिया गेट के इस जश्न में शामिल होना चाहती थी, किंतु टाइफाइड बुखार होने के कारण उसे डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी। उस समय लेखिका की उम्र केवल 9 वर्ष थी। वह मन महसूस कर रह गई। पिताजी मुझे ब्रदर्स काराम जो उपन्यास पकड़ा गए। उपन्यास पढ़ने के लिए जो है लेखिका को दे गए, ब्रदर्स कारामजो। तब उपन्यास इतनी बार पढ़ा कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए, मतलब कुछ समझ में नहीं आया अभी कौन से पाठ में क्या दिया हुआ है। परंतु उसका एक पाठ जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही शायद याद हो गया। लेखिका की 4 अन्य बहनें थी, ये सभी कभी भी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। भाई तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते, मतलब ऐसे कुछ नहीं हुआ घर में। हमने भी अपनी माँ, नानी व परदादी की तरह परंपरा से हटकर जीवन जीने का निश्चय किया। लेखिका के परिवार में सभी बच्चों के घर और बाहर के 2 अलग अलग नाम थे। लेखिका की बड़ी बहन का घर का नाम रानी था तो बाहर का मंजुल। लेखिका स्वयं दूसरे नंबर पर थी, उसका घर का नाम उमा तो बाहर का मृदुला। इसी प्रकार लेखिका की छोटी बहन का नाम गौरी था और बाहर का नाम चित्रा। चौथी और 5वीं बहन का नाम पिताजी ने एक ही रखा था, वह क्रमशः रेणु और अचला था। भाई का नाम राजीव। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और राजीव हिंदी में लिखता था। तो यहाँ भी जो है 2 नाम रखे। फिर इन दोनों का एक ही नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो लोग हैं वो इसके पिताजी को कहने लगे कि भी लड़कियों की कमी थोड़ी ही है, अभी दो नाम रख रहे हैं। तो इसलिए जो लास्ट के जो 4वीं और 5वीं बहन थी उनका एक नाम ही रखा गया। लेखिका की सभी बहनों का स्वभाव अलग अलग था। रेणु सबसे अलग स्वभाव की थी। वह गर्मी की भयंकर दोपहर में भी गाड़ी में बैठकर नहीं आती थी। 1-2 किलोमीटर की दूरी को गाड़ी से तय करने को सामंतशाही प्रवृत्ति प्रतीक मानती थी। मतलब अमीर बैठते हैं भी, ऐसा कुछ मानती थी वो कि भी दिखावा करते हैं लोग अपने पैसे का, सामंतीवाद है ये, इसी का प्रतीक मानती थी। और वो गाड़ी में ना बैठ करके पैदल ही घर आती थी। बचपन में उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जिसे एक मोटरसाइकिल जवान आकर दे गया था। इससे अपने क्षेत्र में रेणु का रुतबा और भी बढ़ गया था। वह बीए की परीक्षा का भी कोई औचित्य नहीं समझती थी। वह कहती थी कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि बीए की परीक्षा से कोई फ़ायदा है तब परीक्षा दूंगी, अन्यथा नहीं। जैसे तैसे पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए कर ली। मतलब जब इसने बीए की तो उसके पिताजी ने कहा भी शादी करनी है, बीए करना है, तो उसने कहा कि अगर बीए नहीं करूँगी तो क्या शादी नहीं होगी। मतलब ऐसे ऐसे तर्क दे करके उन्होंने जो बीए की परीक्षा को टालना चाहा, लेकिन पिताजी ने आखिर में ये कहा कि मेरी खुशी के लिए तुम बीए कर लो। तो पिताजी की खुशी के लिए उन्होंने बीए कर ली थी, पास होने लायक नंबर लाकर। वह लोगों को हंसाए रखती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। मतलब मजाक कर लेती है भाई, इत्र यानी जो हम सेंट वगैरह लगाते हैं, तो वो कहती भी नहीं मैं तो नहाती हूँ, जो नहीं नहाते उनको चाहिए। लेखिका की 3 नंबर की बहन चित्रा, उसकी विशेषता है कि स्वयं कम, दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा व्यस्त रहती है। मतलब स्वयं तो वो कम पढ़ती है लेकिन दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती है, और इसलिए क्या होता है कि परीक्षा में उनके अंक जो है कम आते हैं और जो जिनको उन्होंने पढ़ाया यानी शिष्यों के ज़्यादा आ जाते हैं। जब उसकी शादी की बात चली तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर ऐलान किया कि शादी करूँगी तो उसी से, अन्यथा नहीं करूँगी। वह जो सोचती है वो करके ही दम लेती है। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला थी। उसने अपने पिता के कहने पर
पहले एमए अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रिका में दाखिला लिया। बाद में पिताजी की पसंद के आधार पर शादी भी कर ली थी। वह भी अधिक समय तक परंपरावादी न रह सकी। घर में मन नहीं लगा तो 30 की उम्र पार करते ही उसे भी लेखन का रोग लग गया, यानी वो भी लिखने लगी। लेखिका सहित सभी बहनों में एक बात समान रही, वह है उनका गृहस्थ जीवन। सभी ने बड़ी कुशलतापूर्वक अपने वैवाहिक जीवन को निभाया। यहाँ तलाक लेकर दूसरे मर्द को स्वीकार करने की बात को अनुचित माना है। मतलब सभी ये चीज़ मानती थी भाई शादी एक बार हो जाए ठीक है, भाई एक से ही हो, और तलाक तक की नौबत उनमें नहीं आई। उनके अनुसार मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अपितु घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी ले तो काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के डालमिया नगर में रही। वहाँ पर लेखिका ने 4 साल तक औरतों के साथ कई नाटक किए। उसके बाद वह कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में आ गई और वहाँ पर उसने कैथोलिक बिशप में से एक प्राइमरी स्कूल खोलने का आग्रह किया, किंतु यह योजना सफल न हो सकी और अंत में लेखिका ने स्वयं हिंदी, अंग्रेजी व कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया। लेखिका का प्रयास सफल हुआ। लेखिका व अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। लेखिका की बहन रेणु सबसे अधिक जिद्दी थी। वह मन में ठान लेती थी, उसे पूरा कर लेती थी। एक दिन बारिश के चलते स्कूल बस उसे लेने नहीं आई तो वह पानी में भीगती हुई पैदल ही स्कूल चली गई। बारिश के कारण स्कूल बंद था, किंतु उसे इसका कोई मलाल नहीं था। वह अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसकी सोच थी कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो इसमें जो ये आया है कि डालमिया में वो औरतों के साथ नाटक किए। यहाँ पर एक बात है कि भी जो यहाँ की औरतें हैं दूसरे मर्दों के साथ जो है नाटक में काम नहीं करती थी, मतलब पति पत्नी ही होने चाहिए। लेकिन जो लेखिका है उन्होंने उन स्त्रियों की सोच को बदला और वो दूसरे मर्दों के साथ भी नाटक में काम करने लगी थी वहाँ की औरतें। और बागलकोट में जब इनके बच्चे हो गए थे तो ये पढ़ाने के लिए भाई स्कूल खोलने का आग्रह इन्होंने कैथोलिक बिशप से किया, लेकिन ये इन्होंने मना कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो है क्रिश्चियनों की संख्या बहुत कम है। तो उन्होंने खुद ही एक स्कूल खोल लिया और उसमें जो है 3 भाषाएं पढ़ाई और जो है वो स्कूल से मान्यता भी दिलवाई। तो इस तरह से जो है इन्होंने भी पढ़ाई का काम भी करवाया। पढ़ना लिखना सभी का अधिकार है। तो ये था हमारा लेसन मेरे संग की औरतें। आशा है आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।